हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो चैप्टर नंबर 10 मतलब वेक्टर अलजेब्रा की जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है मेरे साथ। देखो, आपको पता है हम एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व कर रहे थे और हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था और उनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो पर आए हो तो पहले आप बेसिक्स जो है मतलब इस चैप्टर की जो पूरी प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो कंप्लीट अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से ही स्टार्ट करेंगे। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। शो दैट ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वैक्टर प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए वैक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी। अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करूं तो ये लास्ट वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10th, तो वैसा सा ही कुछ क्वेश्चन है ये भी। वहां पर हमें परपेंडिकुलर गिवन था, और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी। मेरा कहने का, कंपेयर करने का मतलब मेरा ये था कि जो भी बोला गया हम वही करेंगे। वहां पर हमें ए प्लस लैम्डा भी दिया था तो मैंने ए प्लस लैम्डा भी वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर सेम है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। और आपको पता है कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स अगर हों, ए वेक्टर नॉन जीरो, बी वेक्टर नॉन जीरो, ए डॉट बी अगर जीरो आ जाए तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो हमारा यहाँ पर मेन एम क्या होगा कि हम इन दोनों की डॉट कर दें। अगर ये डॉट जीरो आ गई, और दोनों नॉन जीरो तो है ही हैं, अगर ये डॉट जीरो आ गई तो मतलब हमारा जो मतलब कि ये दोनों वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो आपको पता हम कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो for any two non-zero vectors a and b, if a is perpendicular to b, then a dot b इज इक्वल टू जीरो। तो जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि अगर दो नॉन जीरो वैक्टर्स की डॉट जीरो होगी तो वो वैक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब फिर आपके नोट्स के लिए एक लाइन लिख देता हूं, वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, ये जस्ट मैंने फिर से आपके नोट्स के लिए लिखा है कि अगर मुझे इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करवाना है तो वी हैव टू प्रूव कि इनकी डॉट कितनी होगी, जीरो। जस्ट इसलिए है ताकि जब भी आप अपने नोट्स खोलो आपको पता हो। ऐसा नहीं है कि मैं क्रैमिंग करनी मैं डॉट कर दूँ, क्योंकि आज हमें वेक्टर अलजेब्रा के, हम देखो हम वेक्टर अलजेब्रा के फील्ड में हैं, हम उसी की बातें कर रहे हैं, उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें सब कुछ ईजी लग रहा है। बट 2-3 महीने बाद जब इसको आप रिवाइज करोगे तब हो सकता है कुछ बातें आपके माइंड से स्किप कर जाएं, तो आप वीडियो थोड़ी ना दोबारा देखोगे। तो इसलिए मैंने सब कुछ आपके लिखा है। तो नाउ ऐसा करते हैं, इनकी डॉट करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, इसकी मुझे डॉट करनी है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो देखते हैं कितना आता है। इसको इससे करेंगे, देखो तो एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। ए वेक्टर, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। अब लास्ट रह गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक, तो ये जस्ट मैंने मतलब कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऐसे लिखा है कि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर किसी जगह आप डॉट लिखोगे किसी जगह नहीं। अब आप मेरे को बताओ, अगर मुझे 2i प्लस 3j को मान लो 4i प्लस j से डॉट करना हो तो कैसे करते हैं। हम ऐसे करते हैं 2 इंटू 4 i डॉट आई, मतलब 2 4 ज़ा 8, i डॉट आई कितना होता है 1। हम ऐसे ही करते हैं ना, 3 को 1 से करेंगे j डॉट j। ठीक है,
मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो स्केलर नंबर है ना वो तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डॉट हम वेक्टर्स के बीच में लिखते हैं। सेम वे से यहाँ पर है। अब ये दोनों क्या हैं, स्केलर हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर बी डॉट बी। सेम वे से यहाँ पर इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और क्या है, बी डॉट ए। ठीक है, इसको मैंने आगे लिख लिया निकाल के। सेम वे से यहाँ पर है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी। अब इसको भी लिख लेते हैं माइनस, अब बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में क्या रह गया, ए डॉट ए। क्वेश्चन बहुत इजी है बट कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहाँ पर जो भी हमारे रिजल्ट यूज़ होंगे वो लिख देते हैं। बहुत बार यूज़ कर चुके हैं कि सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से डॉट करेंगे, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और हमें क्या यूज़ करना है, आपको पता है ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, तो इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, स्केलर को तो मैं लिख ही सकता हूँ, और आपको ये भी पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये सारे रिजल्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना आएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको आप लिख लो ए डॉट बी। ठीक है, बी डॉट ए को लिख लो ए डॉट बी। अब सेम वैसे इसको भी ढंग से लिखते हैं, इसको आगे लिख लो, ए को पहले लिख लो, बी मैग्नीट्यूड को बाद में लिख लो, ए डॉट बी, माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट ए कितना होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्लियरली आपके सामने ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कट हो गए। तो मेरे पास कितना रह गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस इसको भी आगे पीछे लिख लो, स्केलर ही हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये भी आपस में कट हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया, तो ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि इस डॉट का आंसर हमारा कितना आ रहा है, 0। अब देखो हमारी डॉट का आंसर आपके सामने 0 आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की डॉट 0 आ जाए, देयरफॉर तो देयरफॉर ये वाला जो वेक्टर है ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इज परपेंडिकुलर। डॉट 0 है तो दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा बेसिक टाइप क्वेश्चन होते हैं कि इफ़ ए डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। मतलब अगर ये दो सिचुएशंस आपके सामने हैं तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो, कि बी वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ हम बता सकते हैं कि बी वेक्टर ऐसा होगा, मतलब ये हमें पूछा गया। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ए डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये डॉट का आंसर कैसा होता है, ए मैग्नीट्यूड कॉस 0, क्योंकि ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो हमें कितना आ गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है 1, तो विच एम्प्लाइज ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0। यहाँ पर आप मेंशन कर लेना, वैसे ये सब कुछ हम पहले बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। तो विच एम्प्लाइज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 0। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है मतलब उसकी लेंथ 0 है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि अगर किसी वेक्टर की लेंथ 0 है मतलब वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब देखो ये इसकी लेंथ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ है ही नहीं है, 0 है, मतलब वो वहाँ पर डॉट ही है। तो देयरफॉर ए इज अ 0 वेक्टर। तो ए हमारा क्या है, एक 0 वेक्टर है। तो ये हम यहाँ से बता सकते हैं कि ए के बारे में हमें क्लियर है कि ए एक 0 वेक्टर है। अब दूसरी साइड पर चलते हैं। नाउ ए डॉट बी जो है वो भी हमें 0 गिवन है। अब डॉट की थोड़ी सी डेफिनेशन के पास चलते हैं। डॉट की जो डेफिनेशन कहती है, अगर ए 0 हो और बी 0 हो, यानी कि अगर ए 0 होगा
तो थीटा नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड ही होगा, पता ही है जब एक वेक्टर ही नहीं होगा तो एंगल कैसे बनेगा, तो ए डॉट बी ज़ीरो होगा। सेम वे से अगर बी ज़ीरो है तो ए का एंगल किससे बनेगा, तो भी हमारा डॉट कितनी होगी, ज़ीरो। और अगर बाय चांस दोनों ही ज़ीरो हैं तो भी हमारा एंगल नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो डॉट कितनी होगी, ज़ीरो। ये हमने बेसिक्स में सीखा था। अब यहाँ पर ए डॉट बी ज़ीरो आ रहा है। अब आपको बताया कि ए डॉट बी ज़ीरो कब आ सकता है, सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्लियर है, बट सिंस ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए वेक्टर एक ज़ीरो वेक्टर है, अगर ए वेक्टर एक ज़ीरो वेक्टर है तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। अब देखो दोनों केसेस मैंने आपको डिस्कस करके दिखा दिए। अगर एक बी ज़ीरो वेक्टर है तो ए बी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, तो आपको हमारी डेफिनेशन पता है, अगर दोनों वेक्टर ज़ीरो होंगे तो थीटा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब एंगल बनेगा ही नहीं, तो भी डॉट ज़ीरो है। और अगर बाय चांस सिर्फ ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो नहीं है, तो भी बी ज़ीरो नहीं है, मतलब सॉरी बी ज़ीरो नहीं है, ए ज़ीरो है, तो एंगल बी का किसके साथ बनेगा, तो भी थीटा अनडिफाइंड होगा। इस केस में भी डॉट हमारी क्या होगी, ज़ीरो। मतलब ये हमारी डेफिनेशन कहती है जो हमने बेसिक्स में सीखी थी। अब इन बोथ केसेस, फ्रॉम बोथ केसेस वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग अबाउट बी वेक्टर। आप मेरे को बताओ, आप बता सकते हो कि बी वेक्टर कैसा होगा, वो जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता। अब जीरो नहीं है मतलब उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2i। आप सोच के देखो, आप कोई बच्चा बोलेगा सर ये लिख लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, कोई बच्चा बोलेगा 2i प्लस 4k लिख लो, i प्लस j लिख लो, कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। देखो जो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इजी होते हैं, बट कई बार कुछ बच्चों को एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती। ए वेक्टर ये दिया हुआ था तो यहां से मुझे इतना श्योर हो गया। देखो बी वेक्टर के बारे में आप क्या निकाल सकते हो, ये पूछा है ना। अगर वो सिर्फ ये सिचुएशन दे दें कि ए डॉट ए जीरो है तो अब ए वेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि एक जीरो वेक्टर है, क्योंकि ए डॉट ए जीरो है तो मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब एक जीरो वेक्टर है, ये पक्का मैं बोल सकता हूँ। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि ए डॉट बी भी जीरो है। अब यहाँ पर या तो बी जीरो होगा या नहीं होगा, दोनों केसेस में ए डॉट बी जीरो बन रही है, मतलब बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, मतलब बी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्लियरली कि वो ऐसा वेक्टर होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे इसलिए हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाए। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। तो अगर इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं कंपेयर करना चाहूं तो एग्जाम्पल नंबर 17 से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। एग्जाम्पल नंबर 17 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, आपको कुछ ऐसा गिवन हो या आपको कुछ ऐसी वैल्यू मतलब कि कैलकुलेट करनी हो, इसका मॉडुलस या कुछ भी हो, तो हम कौन सा जो है मतलब कि रिजल्ट जो यूज़ करेंगे। अगर आपने मतलब कि वो वीडियो ध्यान से देखे तो आपको पता लग गया होगा कि मैं किधर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बट फिर भी एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंस ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके बारे में मैं ये चीज़ पक्का बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। इसको आप नंबर 1 दे दो। आप मेरे को बताओ क्या आप बोल नहीं सकते, यस ठीक है। अब और हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये भी हमें गिवन है। आल्सो देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो इसको सीधा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे कर दो, मुझे आपको ऐसा सोल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको खुद से क्वेश्चन, आपको थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है।
मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना। एग्जाम्पल नंबर 17 में ना मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मुझे ये 2 और चलो मैग्नीट्यूड तो इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था मुझे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मतलब 4। ये एग्जाम्पल नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन है, यहाँ पर भी गिवन थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें कुछ प्लस में गिवन है और हमें कुछ ये वाला फाइंड करना है। मैं आपको इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डॉट गिवन थी और हमें a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हम ये वाला यूज़ करेंगे। आपको पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। मैंने आपको रीज़न भी दिया था क्योंकि ऐसे करके मुझे a डॉट b मिल जाएंगी और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है, इसका भी है और a डॉट b भी मेरे पास है, तो इस तरह से मैं वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा है, ये तो गिवन ही है। यहाँ पर ये देखो प्लस माइनस में हमें फाइंड करना था, डॉट गिवन थी। यहाँ पर डॉट हमें फाइंड करनी है, प्लस में कुछ गिवन है, तो यहाँ पर भी हम सेम वही रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर रिजल्ट से ना हमें डॉट में कुछ आंसर मिल जाता है, मतलब प्लस माइनस से हम डॉट में जा सकते हैं। प्लस जब भी आपके पास प्लस माइनस में कुछ पूछा गया हो और डॉट गिवन हो, या प्लस माइनस गिवन हो डॉट में कुछ पूछा गया हो, हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, सिंस वी नो, ठीक है। मैंने आपको रीज़न भी दे दिया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर के लिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब मुझे प्लस माइनस से विच एम्प्लाइज मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं चाहता तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करता कि इसको ऐसे करो, आंसर आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट मुझे आपको रीज़न देना है और आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, मुझे आपको काबिल बनाना है। तो प्लस माइनस से जब भी डॉट में जाना हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये गिवन हो ये फाइंड करना हो या ये गिवन हो ये फाइंड करना हो, हम यही रिजल्ट जो है वो फॉलो करेंगे प्लस माइनस से डॉट में जाने के लिए। अब देखो आपको पता है सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, अगर मैं आपको बोलूं, हमने बहुत रिजल्ट किए हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 ही होगा। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और तीनों है ही नहीं है, 0 ही आएगा। तो मतलब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड भी ले लूँ तो वो भी क्या आएगा, 0। और अगर उसके मैग्नीट्यूड का मैं यहाँ पर गिवन लिख लो, और अगर इसके मैग्नीट्यूड का मैं स्क्वायर भी कर दूँ तो वो भी कितना आएगा, 0, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अब डॉट करते हैं, बहुत इजी है, बड़े आराम से करना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है हमें। तो देखो कितना आएगा, ए को ए से करते हैं डिस्ट्रीब्यूट ला, ठीक है, ए डॉट ए प्लस ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट्स में भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब बी की बारी है, ठीक है। बी को ए से करेंगे बी डॉट ए, बी को बी से करेंगे बी डॉट बी, बी को सी से करेंगे बी डॉट सी। अब फिर से ऐसा करते कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सी को ए से करेंगे सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ठीक है। अब आपको पता ही है इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही हमारे रिजल्ट, बिकॉज
एक्स वेक्टर को एक्स वेक्टर से डॉट करूँगा तो कितना आएगा, एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये कम्यूटेटिव होती है। तो ये दोनों रिजल्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। विच इम्प्लाइज, ये कितना बनेगा आप मेरे को बताओ, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ए डॉट बी है तो मैं ए डॉट बी ही लिखूंगा यहाँ पर। यहाँ पर सी डॉट ए है तो इसको मैं सी डॉट ए लिखने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होते हैं। अब आगे चलते हैं, अब देखो इसको ग्रीन में लिखते हैं, बी डॉट ए है, यहाँ पर ए डॉट बी है, तो मुझे ए डॉट बी चाहिए तो मैं इसको भी ए डॉट बी ही लिखूंगा। ठीक है, अब आगे क्या है, बी डॉट बी, इसको लिखूंगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट यूज़ करके। बी डॉट सी मुझे चाहिए तो उसको आप बी डॉट सी लिख लो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, प्लस सी डॉट ए मुझे चाहिए, सी डॉट बी नहीं चाहिए मुझे, बी डॉट सी चाहिए, तो उसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ क्योंकि ऐसा मैं कर सकता हूँ डॉट में, प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों को लगा सर आप कैसे करवा रहे हो कि ये सब कुछ हम डायरेक्टली भी तो कर सकते थे कि यहाँ पर से देखते ए डॉट बी डॉट ई सेम है। देखो मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आगे जाके जब हम क्रॉस करेंगे वहाँ पर इन चीज़ों में डिफरेंस आएगा, तो आपको वो आदत रहनी चाहिए कि जो पहले है पहले लिखो, बाद में वो बाद में लिखो, बाद में प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको मतलब कि देख सकते हैं कट हो रहा है या ऐड हो रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको बताया यूजिंग वन ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, तीनों क्या हैं 1। ठीक है, तीनों क्या है 1, अगर तीनों 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा 1। अब देखो ए डॉट बी और ए डॉट बी को ऐड करो तो कितना आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी। सेम वे से सी डॉट ए इनको भी ऐड कर लो तो 2 टाइम्स सी डॉट ए आएगा। ठीक है, अब ये जो है बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर भी 1 ही होगा ना। ठीक है, तो बी डॉट सी अब ये आ गया, तो बी डॉट सी देखो कितना आएगा 2 टाइम्स बी डॉट सी। अब लास्ट में रह गया सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो भी कितना होगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑलमोस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, मतलब आंसर आ चुका है। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स बी डॉट सी, 2 टाइम्स सी डॉट ए, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, जस्ट आंसर करना है, उसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए। ठीक है, अब देखो जस्ट क्वेश्चन को हमें फाइनल टचअप देना है, तो आप ऐसा करो 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स बी डॉट सी, 2 टाइम्स सी डॉट ए। इस 3 को आप उधर ले जाओ -3, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, ए डॉट बी कॉमन क्यों लेने, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2 के बिना, तो विच एम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ये परफेक्टली आंसर मैच कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो बातें मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, हो सकता है कि ये पेपर में आपको क्वेश्चन आए या आपको मिसलेनियस में शायद क्वेश्चन आ जाए आगे जाके कि ए का मैग्नीट्यूड भी कुछ दिया हो 2, बी का मैग्नीट्यूड 3, सी का मैग्नीट्यूड 4 और वो बोलें कि इसकी वैल्यू निकाल दो, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने यहाँ पर 1 1 फिल किया था, वहाँ पर हम 2 3 और 4 फिल कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इस बात का ध्यान रखोगे। तो मेन ध्यान रखने वाली जो बात वो ये वाली है। ये 17th एग्जाम्पल है, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो चाहे माइनस प्लस में कुछ पूछा गया हो, डॉट गिवन हो, या प्लस माइनस में गिवन हो और हमें डॉट पूछी गई हो, तो हम हमेशा ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। इससे हम डॉट से प्लस माइनस में जा सकते हैं या प्लस माइनस से डॉट में जा सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14th की बात करते हैं। इफ़ ईदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0
देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको कई बार 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले मैं आपको ना थोड़ा सा कन्वर्स का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि कन्वर्स का मतलब क्या होता है। देखो, अगर इसमें दो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ ट्रू है, अगर ये चीज़ गिवन है कि या तो ए जीरो वेक्टर है या बी जीरो वेक्टर है या दोनों जीरो वेक्टर हैं, तो ए डॉट भी पक्का जीरो होगा। मतलब ये हमें गिवन है, ये हमें दिखाना, प्रूव करके दिखाना है, तो ए डॉट भी जीरो होगा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि देखो, मान लो कुछ चीज़ हमें गिवन है और दूसरी चीज़ हमें टू प्रूव या प्रूव करनी है, ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में उल्टा हो जाता है कि ये जो टू प्रूव है ये गिवन बन जाता है और जो गिवन है ये हमें टू प्रूव करवाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो कन्वर्स है ये काम करता है। मैं आपको और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे समझाने के लिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है, मतलब ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करवाना है, मतलब ए डॉट बी 0। और अगर आपने डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ा है तो हमारी ये डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि अगर ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों 0 हो, देन थीटा इज अनडिफाइंड एंड ए डॉट बी कितना होता है 0। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, by definition of dot product it is true। तो ये ट्रू है, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इट इज़ ट्रू कि अगर ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों 0 हो तो डॉट पक्का 0 होगी। अब हमें कन्वर्सली देखना है कि नीड नॉट टू बी ट्रू और विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, ये जो टू प्रूव था यहाँ पर क्या होगा, गिवन। अब ए डॉट बी 0 है ये हमें पता है, बट ए नॉट इक्वल ए 0 होगा, या इसका मतलब ये है कि या तो ए 0 होगा या बी या दोनों। तो मतलब ये हमें ऐसा कुछ हमें प्रूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे उल्टा सोचेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। मैंने उल्टा सोच लिया कि ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल, अब ना ऐसा करो, कोई भी 3J करके ले लो और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ले लो। और B, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू वेक्टर्स विच आर नॉन जीरो बट देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब B को जानबूझ के J छोड़ दो, J के अलावा कुछ भी ले लो, जैसे मैंने 2I ले लिया, जस्ट ये दो वेक्टर सफिशिएंट हैं, दोनों वेक्टर हमारे नॉन जीरो हो गए हैं। तो अगर हम डॉट करें नाउ A डॉट B, तो A कितना है 3J, B कितना है 2I। और आप सभी को पता है कि डॉट हम कैसे करते हैं, I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ, ठीक है। वैसे भी हमने सीखा था कि अगर हम J की I के साथ डॉट करेंगे, I J की कितनी आएगी 0, तो विच एम्प्लाइज A डॉट B कितना आ गया 3 2 6, I J डॉट I कितना होगा, तो एक बार लिख देता हूँ आपके लिए 0, तो कितना आ गया 0। अब आपके सामने है A डॉट B हमारा 0 है, A डॉट B हमारा 0 है, बट ना तो A यहाँ पर, ना तो A 0 है ना ही B 0 है। मतलब ये जो कन्वर्स है ये नीड, यहाँ पर सही लिखा गया है, द कन्वर्स पार्ट इज नीड नॉट टू बी ट्रू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया, कन्वर्स पार्ट नीड नॉट टू बी ट्रू, वी प्रूव्ड इट विद एन एग्जाम्पल। तो देखो, वो हमने प्रूव कर ही दिया कि ये इसका कन्वर्स पार्ट था। देखो बेसिकली ये इसका कन्वर्स है कि अगर A डॉट B 0 है, मतलब इससे उल्टा, अगर डॉट 0 है तो A और B वेक्टर भी 0 होंगे, या A या B या दोनों। बट यहाँ पर मैंने उल्टा सोच लिया कि ये दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज, ऐसे करके लिख लो, दैट इज A वेक्टर भी नॉन जीरो है, B वेक्टर भी नॉन जीरो है।
तो उनकी डॉट कितनी आ रही है 0, मतलब ये कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, हमने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। और ये सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल है जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि हमें मतलब डॉट 0 करनी है बट वो वेक्टर 0 ना हो, आप जे ले सकते हो, वो के, ये आई, ये जे या के, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पर एक और आपको बात बता देता हूँ, कई बार ऐसा लिखा होता है कि अगर मान लो ए वेक्टर आई प्लस जे, एक दो बार पेपर में क्वेश्चन आया ऐसा, आई प्लस जे प्लस के है, तो बी वेक्टर ऐसा लिखो कि उसकी डॉट 0 बन जाए बट बी 0 ना हो, बट ऐसा वेक्टर लिखो कि वो डॉट 0 बन जाए। आपने क्या करना है, जैसे 3i ले लिया, आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर आप ले लो माइनस जे, कितना आएगा -1। यहाँ पर आप ले लो -2 के, कितना आएगा -2। तो इस तरह से ये 0 हो गया। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया कि जब भी ऐसे एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसी एग्जांपल्स ले सकते हो। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल यही है कि जस्ट उल्टा ले लो, जे तो के, आई तो जे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15th की बात करते हैं। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। ये किसका साइन है, एंगल ए बी सी का। यहाँ पर कुछ हिंट भी है, अब उस हिंट के बारे में भी मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत अच्छा हिंट है, मतलब वो तो आप उसको देख के कई लोगे, हिंट को देख के कई लोगे, बट उसके पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगा। अब देखो यहाँ पर ना 3 वर्टिसेस दी गई हैं, ट्रायंगल बनी हुई है, उसकी 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस समझते हो 3 पॉइंट्स हैं। तो हमें एंगल ए बी सी, आपको पता है एंगल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एंगल बी है, और एंगल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मान लो कोई ट्रायंगल है, तो ए बी सी जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, एंगल। मतलब उस एंगल की बात करें, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसकी डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी, एक ट्रायंगल बनी हुई है। हमें एंगल ए बी सी, वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी, ये वाला थीटा, इसको मैंने थीटा सपोज कर लिया, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना लिखा गया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्योंकि ये वेक्टर्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर डायरेक्शंस की बात भी होनी चाहिए। तो हमें एंगल फाइंड करना है ए बी, मतलब ये वाला थीटा वाला एंगल फाइंड करना है। और जब एंगल वाला क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में एक बात आती है कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का फॉर्मूला ये है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर लिखा गया है बी ए वैक्टर, बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर, ये तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर के बीच में एंगल। अब ऐसा क्यों लिखा गया, कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आ सकता है, जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे हमको बेसिक्स वाली वीडियो में ही दे चुका हूँ। तो ये आपकी डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन ए एंड बी मीन्स एंगल बिटवीन देयर टेल्स। आपको पता है ये मान लो ए बी वैक्टर है, इसका मतलब ये है कि ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, मतलब ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो अगर मैं यहाँ पर ए बी लिख लूँ, अगर अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर डॉट प्रोडक्ट है, इसमें एंड डायरेक्शन का क्या काम है, तो कुछ बच्चे ये सोच लेंगे कि इसको ऐसे लिख देंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी डायरेक्शन मान लो वो ऐसे डाल देते हैं। तो ध्यान से देखो इसकी टेल कौन सी हुई फिर, ये, और इसकी बी सी की टेल कौन सी हुई, ये। तो एंगल कभी भी हम जब लेते हैं 2 वेक्टर्स के बीच में, वो टेल्स के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखो ध्यान से, बी ए वेक्टर है, ठीक है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए तक जा रहा है, मतलब ये इसकी टेल है। बी से स्टार्ट हो रहा है, सी तक जा रहा है, मतलब ये इसकी टेल है। तो टेल के बीच में एंगल जो होता है वही हम डॉट प्रोडक्ट के बीच में लेते हैं। तो ये टेल वाला कंसेप्ट आपको मैं बेसिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ, और ये टेल वाला कंसेप्ट ही मतलब बताने के लिए यहाँ पर ये हिंट दिया गया है कि आप बी ए और बी सी की ही डॉट लोगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बाय चांस ये वाला गलत वाला एंगल ले लेते हो, मतलब ए बी और बी सी कर लेते हो, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा लॉजिकली, क्योंकि ये एंगल मतलब ये टेल है, ये इसकी टेल है। तो यानी कि या तो इसको उठा के मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके, मतलब ये वाला एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल मैं नहीं निकाल सकता। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखोगे, तभी बोलता हूँ
कि बेसिक्स को अच्छे से किया करो, क्योंकि अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर लेते हो फिर मुझे इन छोटी छोटी बातों को आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपको भी बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेल टेल का कंसेप्ट क्या है, या एनसीईआरटी में जो हिंट दिया गया वो क्यों दिया गया है। अब जस्ट आपके लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो मैंने आपके लिख के दिखा दिया कि थीटा इज एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए तभी वो एंगल कंसीडर होगा। देखो अब हमारे पास वर्टेक्स गिवन है, हमारे पास वेक्टर नहीं गिवन है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो सबसे पहले हम बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। अब बी ए वेक्टर के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सब कुछ यूज होगा, बट आपको बस अपने बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर रखने हैं। अब आपको पता है कि बी ए वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो ए बी वेक्टर, ए इनिशियल पॉइंट है, ये टेल है इसकी, ये हेड है। तो हम क्या करते हैं उल्टा, x2 माइनस x1। अब बी ए वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो आपके लिए मैंने ये बना के दिखा दिया। अब बी ए वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, पीछे से, मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो 1 माइनस माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप 3 माइनस 0 के कैप, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज बी ए वेक्टर कितना आ गया, अब हम वेक्टर निकाल चुके हैं, माइनस माइनस प्लस 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो बी ए वेक्टर हमने निकाल लिया, मतलब ये वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। नाउ अब कौन सा वेक्टर है, बी सी वेक्टर, इसको भी बना के दिखा देता हूं। अब देखो ये बी सी वेक्टर है, ठीक है, मैंने बी और सी लिख दिया, जस्ट आपके लिए है, ये आपको एग्जाम्स में नहीं करना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप मेरे जैसा सोल्यूशन बिल्कुल पेपर में आपको करना है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है ताकि आप देखते ही समझ जाओ कि सर ने यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया। आप जस्ट सीधा बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर लिख देना। तो 0 माइनस माइनस 1 आई कैप, 1 माइनस 0 जे कैप, 2 माइनस 0 के कैप। तो बी सी वेक्टर कितना आएगा, 1i 1j प्लस 2k। तो दोनों वेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, मतलब ये बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर है। अब इनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना है नाउ, और एंगल के लिए हम डॉट के पास जाएंगे, और डॉट के लिए हम क्या करेंगे, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज कॉस थीटा कितना आएगा, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर डिवाइड बाय बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब वेक्टर्स हम निकाल चुके हैं, जस्ट हमें डॉट करनी है और मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, हमें डॉट करनी है बी ए और बी सी की। डॉट कैसे करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तो कर लेते हैं। तो बी ए डॉट बी सी, तो 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट आई प्लस जे प्लस 2k। तो बी ए डॉट बी सी वेक्टर, 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 3 को 2 से किया 6, क्योंकि हम i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ करते हैं। तो कितना आ गया 10। तो ये हमने निकाल ली वैल्यू, इसको नंबर 2 दे दो। नाउ बी ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, वो भी हमें चाहिए। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो बी ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 4 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना आ गया √17। इसको आप नंबर 3 दे दो। अगेन बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सी आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट।
तो ये कितना आ गया 1 + 1 + 4, कितना आ गया √6। इसको आप नंबर 4 दे दो। अब हमें क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ 2, 3, 4 इन 1। सभी वैल्यूज को 1 में हम फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू BA.BC की वैल्यू कितनी है, ये 10, इसकी वैल्यू √17, इसकी वैल्यू √6। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2102, तो इसकी भी वैल्यू तो है नहीं, कट नहीं हो रहा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10/102। तो ये हमारा क्या है, एंगल। ये कौन सा एंगल है हमारा, इसको आप ये भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कौन सा एंगल है हमारा, एंगल ABC। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली मैच भी कर रहा है। देखो इसमें क्या था, इसमें समझने वाली बात यही थी कि एंगल ABC हमें फाइंड करना, B एंगल फाइंड करना है। अब B एंगल तो हमें फाइंड करना है, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, अगर वो हिंट ना लिखा हो तो आप तो पेपर में गलती कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि डॉट में जब भी हम एंगल निकालते हैं तो टेल के बीच में एंगल निकालते हैं। तो इसीलिए जब मुझे बी एंगल फाइंड करना था तो मुझे ये देखना था कि ये भी बी टेल होनी चाहिए, ये इस वेक्टर की टेल होनी चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर्स की टेल होने के लिए ये बी ए वेक्टर होना चाहिए, ये बी सी वेक्टर होना चाहिए। तो पहले मैंने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से बी सी वेक्टर निकाला, फिर बी ए वेक्टर निकाला, ये आ गए, डॉट की मैग्नीट्यूड निकाला, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। शो दैट द पॉइंट्स A127, B263 एंड C310-1 आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स हैं। और ऐसा मतलब कि आपको याद होगा एग्जाम्पल्स वाली वीडियो, इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स वाली वीडियो, एग्जाम्पल नंबर 20, उसमें हमने एक रिजल्ट किया था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी A + B की का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड। और उसका हमने एक स्पेशल केस भी किया था कि अगर ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी बन जाए, मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी है ये, अगर ये इक्वल आ जाए तो मतलब इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए तो वहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी, वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो ये वाला रिजल्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 21 में भी हमने किया था। तो तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए कितना है, 1 2 7, ए कितना है 1 2 7, बी कितना है 2 6 3, और सी कितना है 3 10 -1। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर को फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी वेक्टर आपको पता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, 2 -1 आई कैप, 6 -2 जे कैप, 3 -7 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आ गया यहाँ पर, 1i 4j -3 -7 -4 की। अब यहीं से आप ए बी का मैग्नीट्यूड भी जो है वो निकाल सकते हो। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये कितना आएगा, 1 16 + 16। तो यहाँ पर मेरा ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √33। ठीक है, तो ये कितना आ गया, √33। अब देखो हम यहाँ पर थे और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। अब ए बी के बाद आप ऐसा करो, बी सी वैक्टर को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, बी सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर क्या होगा, सी माइनस बी। आपको पता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 3 - 2 आई कैप, 10 - 6 जे कैप, -1 -3 के कैप। तो यहाँ पर हमारा बी सी वैक्टर कितना आ गया, 3 - 2 1 आई कैप, 4j -4 के। तो सेम ही आ गया। तो यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर
अंडर रूट। तो बी सी मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1 + 16 + 16 कितना आ गया √33। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब इसके बाद फिर से आप चाहे सी ए वेक्टर निकाल लो चाहे ए सी वेक्टर निकाल लो, डायरेक्शन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हमने अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड को चेक करना है। सी ए मतलब ए माइनस सी, तो 1 - 3 आई कैप, 2 - 10 जे कैप, 7 - -1 के कैप। तो सी ए वेक्टर कितना आ गया -2i -8j, ये कितना बन गया 7 + 1 माइनस माइनस प्लस। तो सी ए वेक्टर की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई -2i -8j + 8k। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेते हैं। तो i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो सी ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 4 64 + 64। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 132, ठीक है, कितना आ गया 132। अब ऐसा करके इसके फैक्टर्स बना के देख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आएगा 66 33, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सी ए के मैग्नीट्यूड को 2 × 2 × 33, और ये पेयर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो 2√33 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्लियरली हमें दिख रहा है नाउ ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी ए का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है √33, ये भी √33 है, ये कितना है 2√33। तो ये कितना बन गया 2√33 2√33, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, विच इज़ ट्रू। और अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है, विच इज़ ट्रू, अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि हमने बेसिक्स पर अपना अच्छे से टाइम लगाया। अब ये मत सोचना कि ठीक है बेसिक्स पर हम टाइम ना लगाए चाहे ना लगाए, इतनी सी बात हम याद कर लेंगे। बिल्कुल याद कर लोगे आप कर सकते हो, बट आपको फिर 3D में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वेक्टर्स को बेसिक से नहीं समझोगे तो आपको 3D जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो आप काफ़ी स्कोर जो है वो लूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, मैट्रिसेस के बिना आप डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते। अगर आपको मैट्रिसेस की नॉलेज ही नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करोगे। सेम वे से अगर आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप 3D नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th की बात करते हैं। शो दैट दी वेक्टर्स 2i - j + k, i - 3j - 5k, 3i - 4j - 4k फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ऐसा पहला क्वेश्चन नहीं जो पहली बार कर रहे हैं, हम 10.2 में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 12 दोनों ही सेम है। मतलब हमें ये शो करना है, देखो ये हमें 3 वर्सेस गिवन है, ये कहीं पर भी हो सकती है, और हमें ये शो करना है तीनों वर्सेस क्या फॉर्म कर रही हैं। वर्सेस मतलब ये पॉइंट, ठीक है, क्या फॉर्म कर रही हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छी बात होती है कि उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसकी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं, लेट ए जो है या ऐसा करो। अब देखो ये यहाँ पर ना ऐसे ही फॉर्म में दिया गया, तो आप यहाँ पर लिख लो ओ ए, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमें, ठीक है। कई बार तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ। लेट ओ ए वेक्टर 2i - j + k whose कोऑर्डिनेट्स आर, ये जो जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है, whose कोऑर्डिनेट्स आर 2 - 1 1। वेक्टर की स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यही सीखा था कि ये कोई पॉइंट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये इसकी क्या है
मतलब कि कंपोनेंट फॉर्म है। ये कंपोनेंट फॉर्म दी गई है, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 2 - 1 1। ठीक है, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। ओ बी वैक्टर कितना होगा फिर, I - 3j - 5k whose coordinates आर कितने होंगे, 1 -3 -5। ओ सी वैक्टर 3i - 4j - 4k whose coordinates are 3 - 4 -4। अब देखो हमने सबके कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख लिए हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें ना ए बी वैक्टर चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ ऐसा है, ये मान लो ए है, वैसे मैं गैस नहीं कर सकता, यहाँ पर सी भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ है, ये ओ है, ऐसा कुछ है। तो मैंने ओ ए वैक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया। अब मुझे ए बी वैक्टर चाहिए, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है, तो ए बी वैक्टर निकालते हैं। आपको पता है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, बी माइनस ए, ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बी कितना है, 1 - 2 आई कैप -3 -1 जे कैप। बस आप फॉर्मूला गलत मत लिखना, जैसे -5 माइनस, जैसे यहाँ पर है -3 माइनस है, ये -1 अलग से है, तो -5 माइनस यहाँ पर कितना है 1 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आया, -i, इसको एक बार लिख लेते हैं चलो, -3 + 1 जे कैप, ये -6 के कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आ गया, -i -2j -6k। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ 1, यहाँ 4, 36। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने निकाल लिया, कितना है, √41। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। जैसे ये निकाला है हमने, यहाँ पर अब बी सी वेक्टर। ठीक है, अब बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी माइनस बी, सी माइनस बी, 3 - 1 आई कैप, -4 माइनस यहाँ पर कितना है, -3 जे कैप, -4 -5 के कैप। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2i -4 + 3 जे कैप -4 + 5 के कैप। तो कितना आ गया, 2i -j + के कैप। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर √, यहाँ पर 4 1 + 1। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √6। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब इससे नेक्स्ट कौन सा है, चाहे ए सी चाहे सी, जो मर्जी निकाल लो, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन से, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड में डील करना है। तो ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी। बस आप प्लस माइनस पे मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ -i -1 + 4j 1 + 4k। तो सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -i 3j 5k कैप। ठीक है, तो सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आ गया, 1 + 9 + 25। तो कितना आ गया, √35। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने तीनों मतलब कि जो हैं मैग्नीट्यूड वो निकाल लिए थे। हमें साफ साफ दिख रहा है कि
इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो विच एम्प्लाइज बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बी सी कितना है, √6 का स्क्वायर, ये कितना है √35 का स्क्वायर, ये कितना है √41 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, इसका 35, इसका 41, तो 41 इज इक्वल टू 41 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है, हैंस पाइथागोरस थ्योरम holds, therefore A, B, C are vertices of right angled ट्रायंगल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट हमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करवा के देखनी थी। अगर वो होल्ड करती है, कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के, कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो मतलब वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। और अगर वो थ्योरम होल्ड करती है तो मतलब वो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। अब अगर यहाँ पर आपको बताना हो, ध्यान से देखो, यहाँ पर वो कौन है, हाइपोटेन्यूज ए बी, तो ये ए बी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, मतलब सी पर एंगल 90 बनेगा। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पर एंगल 90 बनेगा, सी पर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। सो आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक्स का क्वेश्चन है। आपके बेसिक्स जो हैं वो अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप झट से बता दोगे। अब देखो, यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, तो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, उसकी सिर्फ एक ही पहचान है। ऐसा हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जो हमें बताया गया, जो गिवन है, उसको लिख लेते हैं। लेट ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, लेट ए वेक्टर जो है वो नॉन जीरो है, विच एम्प्लाइज उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है ए, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब नाउ लैम्डा क्या है, नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा भी क्या है, एक नॉन जीरो स्केलर है। नाउ लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ, ये यूनिट वेक्टर है अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए 1, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए 1। अब देखो, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बात समझानी है ताकि आप उसको फील कर पाओ, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है। ये मैंने आपके सामने ये वेक्टर लिखा आई प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट 2 आ गया। अब इसी वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, 2i + 2j, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, √8 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2। अब ये √2 क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × ए का मैग्नीट्यूड। सेम वे से मैंने -2 से जानबूझ के मल्टीप्लाई किया, -2i - 2j। इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा, 4 ही होगा, इसका भी 4 होगा, तो कितना आ गया 2, सेम ही आ गया। मतलब दोनों सिचुएशन, चाहे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ चाहे मैं प्लस से, तो इनको मैं कंक्लूड करके ये लिख सकता हूँ कि 2a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये, चाहे यहाँ पर +2 हो तो भी आंसर ये आएगा, चाहे -2 तो भी ये आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, लैम्डा का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये स्केलर है। तो विच एम्प्लाइज लैम्डा का मैग्नीट्यूड, अब ए का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आप लिख भी लेना कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हमें गिवन है। तो यहाँ से आप जस्ट ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आई, 1/λ का मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, आप मेरे को बताओ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, ऑप्शन डी इज़
राइट आंसर। मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर मॉडुलस क्यों आएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो पक्का पॉजिटिव ही होगा। लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, -2 भी हो सकती है, +2, +3, -3 कुछ भी हो सकती है। बट क्योंकि मैग्नीट्यूड का आंसर मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड डाला है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक्सरसाइजेस करने में हमें कम एफर्ट्स लग रहे हैं। हाँ, जस्ट बेसिक समझने में हमें ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि बेसिक में हम ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, एक्सरसाइज में उतनी एफर्ट्स नहीं है। बट उसका रीज़न यही है कि एक तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर मतलब कि सॉरी जो 3D ज्योमेट्री है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में ही करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।